स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, प्रकाश पुंज पांडे आपका फिर से एक बार स्वराज मिशन के आपके अपने चैनल में स्वागत करता है। और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आप जिस प्रकार से आज तक देखते आए हैं कि हम विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार लेते हैं और उनके जीवन के संघर्षों की कहानी उन्हीं के जुबानी हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहद ही विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव लोचन श्रीवास्तव जी। राजीव लोचन श्रीवास्तव जी के बारे में हम आज बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे कि शांत रह के धैर्यवान तरीके से किस टाइप से अपने कामों को करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से लोग अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और आखिर कौन है राजीव लोचन श्रीवास्तव, जिनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इनकी अपनी एक खास पहचान है। और ऐसे विभिन्न एंगल्स पे बहुत से अनकही बातें, अनकही रोचक जानकारियां आज इस साक्षात्कार के माध्यम से दर्शक आज जानेंगे। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज मिशन में। बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि हमारे स्वराज मिशन चैनल के द पीपी शो में हम विशिष्ट लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट कैसे बनता है। बहुत से संघर्ष होते हैं। तो आज हम आपके जीवन के बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कैसा था। राजीव, बचपन में कैसे थे? देखिए, पहले तो मैं आपके बात को कह दूं कि विशिष्टता कोई मायने नहीं रखती जीवन में, जब आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जो भीड़ से हटके हो। तो मैं विशिष्ट चीज पे ज्यादा मेरा भरोसा है नहीं। आपको कुछ बेहतर करना है अपने जीवन में, वही विशिष्ट है। आप उसको विशिष्ट की परिभाषा में लपेट सकते हैं। बचपन बहुत अच्छा बीता। पिताजी मेरे रेलवे के अधिकारी थे, स्टेशन मास्टर थे। बहुत जगह, अलग अलग जगहों पे रहने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा समय मैंने रायपुर और कुम्हारी में बिताया और बचपन अच्छा बीता है। हंसी खुशी के साथ पढ़ते लिखते, पिताजी के साथ आते जाते, पिताजी से बहुत लगाव रहा। उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत किया और पिताजी का भी मुझे लगता है कि हम 6 भाई बहनों में मेरे से विशेष अनुराग रहा है। तो पिताजी ने भी बहुत भाव दिया मुझे अपने जीवन में, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ ऊपर वाले का कि मुझे ऐसे पिता, ऐसे माता के घर में पैदा किया। और आपका जन्म कहाँ हुआ राजीव जी? मेरा जन्म रायगढ़ का है। रायगढ़ में मेरी पैदाइश है। पिताजी उस समय खरसिया में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। 1970 की बात है जब मेरा जन्म हुआ। रायगढ़ में जो आजकल सरकारी बड़ा अस्पताल है, उस जमाने में धर्म अस्पताल हुआ करता था। तो उस धर्म अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था 4 मई 1970 को। तो शुरुआती शिक्षा आपकी वहीं रायगढ़ से हुई या? प्राइमरी शिक्षा मेरी खरसिया में हुई। फिर मैं प्राइमरी स्कूल में ही, जब मैं क्लास 3 में था, तब पिताजी का तबादला कुम्हारी हो गया। हम कुम्हारी आ गए। फिर कुम्हारी में रहते रहते मैंने 10th किया, 12th किया रेलवे स्कूल भिलाई से। फिर मैं रायपुर साइंस कॉलेज पढ़ने आ गया 1988 में। फिर पिताजी का प्रमोशन होता रहा। वो फिर यहाँ वहाँ उनका तबादला होता रहा, कभी बिलासपुर, कभी भाटापारा, कभी रायपुर, कभी दुर्ग। तो हम 88 में पिताजी ने मुझे रायपुर भेज दिया कि एक जगह रह के स्थायी पढ़ाई करना जरूरी है। तो रायपुर में हम रहने लगे। पहले मैं पढ़ने आया साइंस कॉलेज में, फिर मेरे छोटे भाई बहन भी रायपुर पढ़ने आ गए। फिर पिताजी का बाद में जब रायपुर पोस्टिंग हुआ तो फिर हम सब परिवार साथ में रहने लगे। और मैंने यहाँ से बीएससी किया, साइंस कॉलेज से एमएससी किया जियोलॉजी में। फिर मैंने इग्नू से एमबीए भी किया। कुछ वर्ष नौकरी करके जीवन का अनुभव लेता रहा। बैकग्राउंड मेरा मेरे घर में पिताजी की वजह से हमारे यहाँ राष्ट्रवादी वातावरण बहुत रहा। पिताजी का संपर्क भारतीय रेलवे मजदूर संघ से रहा। तो इस वजह से हम लोगों के यहाँ वातावरण रहा। संघ परिवार का प्रभाव रहा परिवार पे। और आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी और पिताजी के साथ हम लोग उनसे मिले, वो हमारे घर पे आए कई बार।
उसके बाद मेरे जीवन में इन लोगों ने प्रभाव डालना चालू किया। चर्चा पिताजी के साथ ऐसी होती थी कि पिताजी बोलने के और चर्चा करने के बड़े शौकीन थे। भाषण वगैरह हम उनके सुनते थे। पहले 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर अलग अलग मौकों पे, कभी छोटी जगह में स्टेशन मास्टर का बड़ा महत्व होता है, तो वो कई स्कूलों के कार्यक्रमों में जाया करते, तो हम सुनते थे। तो पिताजी हमेशा नानाजी देशमुख की बातें करेंगे, दत्तोपंत जी की बातें करेंगे, अटल जी जब उस समय अपने उफान पे थे तो अटल जी की बातें करेंगे। तो बड़ा प्रभाव पड़ता था जीवन में, मन में एक जिजीविसा पैदा होती चली गई कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। करते करते यहाँ तक पहुंचे। इमरजेंसी के दौर के बारे में भी आपने अपने पिताजी से कुछ बातें सुनी होंगी। क्या लगता है, क्योंकि आजकल इमरजेंसी पर चर्चा बहुत हो रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा छोटा था, 7-8 साल का रहा हूँगा। खरसिया में थे पिताजी और स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। कि अब उस समय हम छोटे थे, हमको इतना अनुभव था कि थोड़ी बारिश हो रही थी रात के समय और अचानक कुछ लोग आए। वहाँ के व्यवसायिक परिवार के लोग थे जिनका जनसंघ में बड़ा दबदबा था। पिताजी भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और तो कहा गया कि आप लोग निकलिए यहाँ से, गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी। तो तैयारी हो गई। ये लोगों को रात को एक ट्रेन थी, पिताजी थे, उनके एक दो और कलीग थे, सबने आपस में चर्चा विचार विमर्श करके कि अब हमें 11 बजे की ट्रेन से निकलना है यहाँ से, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अचानक रात को 11 बजे मैं एक वहां पर एक अग्रवाल परिवार है, मैं बहुत खुलासे में नहीं जाऊंगा, उनकी एक बड़ी राशन की दुकान उस जमाने हुआ करती थी। तो उनके यहाँ से हमारे यहाँ तो छोटे छोटे वाले टेम्पू चलते थे, उसमें राशन भर के आ गया कि 6 महीने का राशन आपके घर में रख रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे और किसी प्रकार के तनाव में नहीं रहेंगे। तो उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरे घर में बड़े भाई थे, मेरे से बड़ी बहन थी, उनके बाद फिर मैं था और हम 3 ही लोग थे उस समय। एक छोटी बहन थी मेरी, बहुत छोटी थी, वो गोद में थी। और तैयारी हो गई। थोड़ा सा मुझे इतना याद है कि थोड़े घर में परेशान थे लोग कि कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है। फिर 10:30 बजे या 10 बजे की बात है या शायद 9 बजे की, ऑल इंडिया रेडियो से एक सूचना आई कि सरकारी अधिकारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो रात की सांस ली गई। तो फिर उनकी गिरफ्तारी रुकी और अगले दिन फिर ये लोग सब ड्यूटी पे गए, नौकरी में गए। फिर एक अधिकारी घर पे थे उस जमाने में, घर पे आए हुए थे खरसिया। पिताजी को समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र है, ये सब चीजों में मत पड़ो। तो वो 1 वर्ष बड़ा तनाव में, कठिनाई में बीता। फिर उसी बीच हम लोग पिताजी का तबादला हो गया। 77 के एंड में कुमारी आ गए हम, और तबादला एक प्रकार से पनिशमेंट तबादला था, लेकिन हर कृत्य का कोई ना कोई लाभ होता है, भविष्य कुछ अच्छा लिखा होता है। तो कुमारी आने से हम लोगों का ध्यान पढ़ाई लिखाई इस पे चला गया, पिताजी की अपनी गतिविधियां जारी रही। तो इमरजेंसी की यही यादें हैं कि थोड़े तनाव, और जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, मध्यम वर्गीय वर्ग से, वहाँ ये सब बड़ा मायने रखता है कि आप राजनीति के क्षेत्र में या आप कर्मचारियों के हित में कोई काम कर रहे हैं और सरकार आपके खिलाफ कोई कदम उठाने जा रही है, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो डिग्री हासिल करने के बाद आपने, जैसे कि बताया अभी से कुछ देर पहले, कि आपने नौकरी किया, आपने अपने करियर की शुरुआत की। तो क्या नौकरी करते जब शुरुआत की तब आपकी शादी के बाद घर में चल रही थी, शादी उस समय हुई, या फिर उसको लेके भी कुछ आपकी कुछ ऐसी यादें हैं जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये तो जटिल प्रश्न है। मेरे घर में सबसे विलंब से विवाह करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरा विवाह 30 वर्ष की उम्र में हुआ। अच्छा। पिताजी जब कहते थे या माँ जब पूछती तो मैं मना कर देता था। क्या कारण हो सकता है इसका? मेरी रुचि कुछ और थी। मेरी रुचि थी कि मैं विशुद्ध तौर पे संघ के किसी विभाग में जाकर के काम करूं, क्योंकि मेरे एक मित्र प्रचारक धर्म निभाने चले गए थे, जा चुके थे, मेरे एक सहपाठी। तो मन में था कि कुछ करना है, कुछ करना है। नौकरी चल रही थी। तो मेरे एक अभिन्न मित्र हैं रायपुर में, उन्होंने मेरे घर में वो भी मेरा ही सहनाव है, उसने बड़ा मेरे जैसे ही उसका घर में आना जाना था। तो वो पता नहीं कब उसने मेरे पीठ पीछे मेरे पिताजी को कह दिया, माताजी को कह दिया कि ये शादी वादी नहीं करने वाला है, इसकी प्लानिंग कुछ और है। तो पिताजी बहुत नाराज हुए और बोले कि देखो, लड़कियों की शादी हो गई है
और लड़के की, तो मैंने उनको कहा कि आपने लड़कियों की शादी कर दी, अब जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए, आप क्यों कर रहे हैं चिंता? एक छोटा भाई है, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, मैंने छोटा भाई है पढ़ लिख रहा है, उसको सेट कर देंगे, हो गए। बोले नहीं, बोले जिम्मेदारी, बोले लड़के की शादी की भी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। तो नाराजगी, मतलब मैं काफी नाराज हुए पिताजी, मतलब हमारे मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा। फिर वो विवाह संपन्न हुआ, पिताजी के पारिवारिक मित्र के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सेटल्ड हूँ, मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी में आ गया, तो पुरानी बातें हो गई। अच्छा, आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं उनका बहुत से जगह पे दिखाया है कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है या किसी उनका वातावरण ऐसा रहता है। तो आपके यहाँ चूंकि संघ का वातावरण था और आपके यहाँ संघ से लोग आना जाना करते थे, बचपन से उनका प्रभाव पड़ा, तो राजनीतिक जीवन या आपके इस एक जो एंट्री है उसके बारे में कुछ आप दर्शकों से को बताएं कि किस प्रकार से, या कोई आदर्श हो गया या आप किसी व्यक्ति से इंस्पिरेशन आपको मिला होगा। ठीक है, पिताजी से तो आप इंस्पायर्ड थे ही, लेकिन चूंकि उनकी एक अपनी सीमा थी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में वो सर्विस दे रहे थे, तो ये प्रभाव कहाँ से पड़ा आपके ऊपर? प्रचारक जो शब्द है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, वृहद परिभाषा के साथ वो होता है। प्रचारक धर्म ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, दत्तोपंत जी ने बड़ा प्रभावित किया जीवन में। फिर बाद में नानाजी देशमुख की कहानियां पिताजी सुनाते थे, तो उन्होंने बड़ा प्रभावित किया जीवन में। कालांतर में मैं फिर जब कॉलेज से फिर मतलब हमारी राजनीतिक छात्र गतिविधियां बढ़ती रही, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के फिर नौकरी, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। फिर बाद में मैं कुछ समय के लिए उमा भारती जी के साथ, प्रहलाद पटेल जी के साथ उनके एक नए दल में चला गया था, वहाँ भी अच्छे काम किया। तो उमा भारती जी का भी कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ प्रहलाद जी का प्रभाव पड़ा, मतलब अलग अलग प्रकार के अनुभव होते रहे। अंततोगत्वा दिमाग में जो छवि थी एक प्रचारक की, कि प्रचारक कैसा होता है, प्रचारक धर्म कैसा होता है, तो अगर किसी ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है अब तक के जीवन में, और मैं अगर किसी प्रचारक को गुरु तुल्य मानूं, तो वो हैं श्री संजय विनायक जोशी जी, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। 22-23 वर्षों पहले मेरा उनका संपर्क हुआ, और आज तक प्रेम में बढ़ोतरी ही हुई है। और मुझे लगता है कि माननीय संजय जोशी जी का जो वात्सल्य है मेरे प्रति, उसमें मुझे तो बढ़ोतरी ही दिखती है। वो ऐसा व्यक्तित्व है कि मैं, बड़ी बात है उनके लिए। मतलब मेरे दिमाग में जो एक खाका था प्रचारक का, एक आदर्श आइडियल, वो संजय जोशी जी। क्या अनुभूति थी आपकी जब पहली बार उनसे आपकी भेंट हुई होगी? नहीं, संजय जोशी जी की जो छवि है, एक बार अगर आप भी मिल लेंगे तो मुझे लगता है कि आप उनके प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। सहज, सरल, साधारण से व्यक्तित्व, बात करने के बाद आपको लगेगा कि ये व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, ऊंचाइयों से कहीं बड़ा, आपकी सोच से कहीं ऊपर, और हर विषय पे अच्छी जानकारी, अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, कभी क्रोध नहीं करना। अगर उनको किसी बात पे कोई, अगर उनको नागवार भी गुजरा है, तो बहुत सहज तरीके से उसको बता देना कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाए। और समाज के प्रति उनका चिंतन, समाज, हमारे देश के जो नागरिक हैं, एक एक व्यक्ति को किस तरह से क्या व्यवहार होना चाहिए, और लोगों के बीच में जो आम जन जीवन में जो पीड़ा है, सामाजिक पीड़ा, उसके प्रति उनका चिंतन, और हर एक पहलुओं पे उनके एक एक विचार बड़े प्रभावित करते हैं। तो आपकी पहली बार उनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? ऐसा कुछ क्षण याद है आपको? ऐसा बहुत पहले, भाई साहब जब संगठन मंत्री हुआ करते थे, उस समय के पहले से मुझे लगता है कि जब वो गुजरात में थे, तो हम एक विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में था, मैं कर्णावती में, तो शायद वहां पर मुलाकात हुई थी। लेकिन उनसे मेरा जो सतत संपर्क हुआ वो 2005 के बाद। अच्छा, 2005 के बाद 2004-5 से सतत संपर्क में रहा मैं। और उसके बाद भाई साहब उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद फिर भाई साहब की आज तक की जो यात्रा है, मैं उनके साथ ही हूँ। तो अमूमन ये कहा जाता है कि गो विद द फ्लो। जो सत्ता संगठन में होता है, जो पावर में होता है,
व्यक्ति उसके साथ जाता है। पर जहां तक हमें पता है कि संजय जोशी जी तो अभी विगत कई वर्षों से सत्ता में नहीं है और राजनीति से भी थोड़ा सा उनकी दूरियां बनी हुई है, तो फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, वो विषय ऐसा है कि देखिए, सत्ता का मोह, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया कि सत्ता का मोह कभी रखना नहीं है, और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने नहीं है। और हमारे लिए व्यक्ति विचार बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, शुरू से रहा, आज से नहीं, बचपन से। इसको मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरे जीवन में आत्मसात जैसी स्थिति में है। और कभी मैं चुनावी राजनीति पे मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेता हूँ। मेरी बहुत ज्यादा कोई काम मिल गया, हमारे किसी बड़े नेता के द्वारा ने कह दिया, कोई हमारे विधायक ने कभी कहा, तो मैं चुनावी राजनीति में कार्य कर लेता हूँ। चुनावी राजनीति में मेरी खुद की कोई स्वेच्छा, कोई रुचि नहीं रही, संगठन में मेरी रुचि रही, और सही और गलत के निर्णय में मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। और मुझे लगता है यही वजह है कि मेरे लिए संजय जोशी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में या समाज के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पिछले एक साल से राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बदले जाने की गाय बगाए खबरें आती रहती हैं, और लगभग हर 15 दिन में कुछ न कुछ उसको लेके एक नया शगुफा छोड़ा जाता है। संजय जोशी जी का भी नाम आ रहा था कि वो बनाए जा सकते हैं। इस बात में कितना आपको लगता है कि आप उनको जानते हैं कि वो सत्ता के लोभी नहीं है, ना ही उनको किसी भी रूप से प्रलोभन किसी चीज का पसंद है, तो क्या लगता है कि वो इस पद के लिए, क्योंकि वो बहुत साल से राजनीति से परे हैं, क्या लगता है वो पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, या वो रेस में है, या क्या है उसके पीछे सच्चाई क्या है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, मेरे स्तर का प्रश्न ही नहीं है। इस विषय पे विचार विमर्श करने का जो अधिकार है वो पार्टी के उच्च अधिकारियों के पास सुरक्षित और संरक्षित है, और ये उनका निर्णय। मैं इसमें कहीं पे भी कुछ न जानता न समझता, लेकिन जब कभी मैं भी सुनता हूँ सोशल मीडिया में, जब पढ़ता हूँ, तो जाहिर है कि अगर हमारे संजय जोशी जी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो हमसे ज्यादा प्रसन्न और कौन होगा। हम चाहेंगे कि ईश्वर उनको वो सारी शक्तियां प्रदत्त करे जिससे समाज में सेवा करने का जो उनको अवसर मिला है वो और भी बड़ा हो जाए। राजीव जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जो व्यक्ति राजनीति में अगर 2-3 साल भी अगर राजनीति से दूर हो गया, तो उनके साथ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, या समझिए कि वो कार्यकर्ता विहीन हो जाते हैं। लेकिन संजय जोशी जी के बारे में ये सुना जाता है, देखा जाता है कि वे आज भी जब भी जहां जाते हैं उनके साथ कम से कम 5-6 गाड़ियों का काफिला और कम से कम 100-200 लोगों की भीड़ जहां वो जाते हैं वहां हमेशा तैनात रहती। इसके पीछे, इस ऑरा के पीछे क्या कारण हो सकता है? जो क्योंकि आप उन्हें इतने विगत कई सालों से जानते हैं, ऐसा क्या करिश्माई उनके अंदर एक व्यवहार बोलिए, या जैसा आपने कुछ देर पहले कहा भी बहुत सहजता से बात करते हैं, लेकिन नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि जब सत्ता में जो रहता है उसके पीछे भीड़ ज्यादा रहती है। ये तो सत्ता में बहुत साल से नहीं है, संगठन में बहुत साल से नहीं है, फिर भी उनके साथ इतना क्राउड क्यों रहता है? क्या कारण होगा इसका? देखिए, लोगों का उनकी सहजता के प्रति आकर्षित होना, उनकी सरलता के प्रति आकर्षित होना, लोगों का उनसे जुड़ाव रखना, उनसे प्रेम करना, ये एक विषय होता है लोगों के जुड़ने का। और दूसरा, उसी समानुपात में संजय जोशी जी का अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों के प्रति बराबर का प्रेम रखना, हर विषय को पूछना। अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आया है तो उसके भोजन की चिंता करना, अगर कोई दिल्ली गया है तो उनके रहने की चिंता करना, कहाँ रह रहे हैं, भोजन किया कि नहीं किया, नहीं किया तो भोजन कीजिए। या आप पहुंच गए अपने घर पे, उनको मालूम है कि कोई अपने घर पे रात को पहुंचेगा तो उनको याद आएगा, तुरंत फोन कर लेंगे। आप उनको फोन करेंगे, अगर उस समय फोन नहीं उठ पाया तो वो पलट के आपको फोन करेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे। जब उनको याद आएगा अपने कार्यकर्ताओं को फोन करना, अपने सहयोगियों को फोन करना। माने
सारे सहयोगी उनके परिवार हैं और अपने परिवार के एक एक सदस्य का बराबर चिंतन, बराबर ध्यान रखना, यही कारण मुझे लगता है कि उनके कारवां को दिनों दिन बढ़ाता चला गया और अब भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये देखा जाए कि उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है, वो उनके जो समर्थक हैं उनमें एक रच बस गए हैं। इस कारण उनकी पॉपुलैरिटी आज भी है। मान लीजिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या राजीव लोचन श्रीवास्तव रायपुर छोड़ के दिल्ली जाएंगे या रायपुर में ही रहेंगे? नहीं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मेरा इस विषय पे कोई चिंतन नहीं है, कोई मन नहीं है और मैं इस विषय पे कुछ कह भी नहीं सकता। राजीव जी ने बहुत सी बातें बेबाकी से कही। एक जाते जाते दो तीन सीधे प्रश्न तो आवश्यक है, स्वराज मिशन की बात है तो क्या अब कभी आने वाले समय में विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने में आपकी इच्छा होगी, अगर पार्टी की ओर से आपको ये बताया जाए या पेशकश हुई तो? पार्टी के आदेश करती है, ये पार्टी के जो नीति नियामक लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, मैंने मेरे सवाल का आपने जवाब सीधा नहीं दिया, आपने कुशल राजनीतिज्ञ की तरह घुमा दिया। मैंने कहा अगर पार्टी की ओर से आपको प्रस्ताव आता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको एक बात कह देता हूं, हमारी पार्टी का ध्येय है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो दल अगर आदेश करेगा तो व्यक्ति निमित्त है, ठीक है। तो पार्टी के नीति नियामक क्या तय करेंगे ये उनके मन में है, ये वो जानेंगे, लेकिन मेरे मन में ऐसी ना कोई आकांक्षा है, ना कोई इच्छा है, ना कोई चिंतन है, ना कोई मनन है। राजीव जी, आमतौर पे देखा गया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाती है और धीरज खो देती है। कई ऐसे सुसाइड के केसेस आते हैं, निराश जल्दी होती है। क्या आप इस प्रकार की जो युवक युवती हैं, आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि शुरुआत उन युवाओं से करने की बजाय घर के वातावरण और माता पिता से करना चाहिए। माताओं की पिताओं की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण दे कि बच्चा दिमागी रूप से मजबूत हो। आजकल एक शब्द बड़ा चलता है, डिप्रेशन, अवसाद। हम लोग भी तो छोटे रहे बचपन में, हमारी भी जम की पिटाई होती थी मास्टर जी के द्वारा, कभी पिताजी के द्वारा। हम लोग तो कभी अवसाद में नहीं आए, हम लोग तो कभी डिप्रेशन में नहीं आए। आज का वातावरण ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने बच्चों को सहज सुलभ जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं। आज के समाज में माता पिता इतना भौतिकवादी प्रभाव में आ गए हैं कि सहज सुलभ जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं बच्चों को, मुझे लगता है कि वो उनको दिमागी रूप से मजबूत होने में बाधा पैदा कर रहा है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीते हैं वो आमतौर पे जो आम लोग उनकी जो जीवन शैली होती है वो नहीं गुजार पाते हैं। तो क्या आप भी अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ कभी गुपचुप के ठेले पे, कभी चाट के ठेले पे, कभी सब्जी मार्केट में ऐसे जाना पसंद करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सहज सरल, जिसको आप आम भाषा में बोले तो बिंदास जिंदगी जीने का आदी हूं। मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहेगा, इसकी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता। मैं गुपचुप खाने का शौकीन हूँ। जब इच्छा होती परिवार के साथ गुपचुप खा लेता हूँ। सब्जी लेने में स्वयं जाता हूँ। मैं घर के लगभग रोजमर्रा के कार्य में खुद निपटाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और ज्यादा विशेष दिमागी मानसिकता बनाने की किसी को आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। हम सहज सरल लोग हैं, समाज में रहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीते हैं, कोई विशेष नहीं है। व्यक्ति के कार्य विशेष होते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं होता। आमतौर पर देखा जाता है कि पति पत्नी में से किसी एक का जो पल्ला होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। तो आपके यहाँ, आपकी मुस्कुराहट वैसे बहुत सारे उत्तर दे रही है, आपके यहाँ क्या केमिस्ट्री है कि आप और आपकी धर्मपत्नी में से किसका पल्ला थोड़ा सा भारी है? ऐसा पल्ला भारी का सवाल नहीं साहब, मेरी अर्धांगिनी अगर है तो आधा आधा हमारा सब हो जाता है ना। तो ये कैमरे पे कह रहे हैं, ये सही में? क्योंकि आपके कथन के साथ साथ एक मुस्कुराहट भी है, आपकी जो ये हंसी है इसके पीछे देखिए, ये थोड़ा सा लो नोट का क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत सी गंभीर बातें कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल बात भी करना जरूरी है। क्या लगता है कि वाकई पल्ला किसका भारी है? परिवार की जिम्मेदारी घर के अंदर वो पत्नी की है, व्यवस्था संभालना,
वो सारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी में है। परिवार, रिश्तेदारी, दोस्त, मित्र, यार, समाज, परिवार के बाहर की जो मेरी जिम्मेदारी है वो अपने दायित्व में पूर्ण है और मैं अपने पुरुषार्थ में पूर्ण हूँ। बहुत ही चतुराई से आपने इस बात को बैलेंस बना दिया। बहुत यही जो एक गुण होते हैं ये आपके संस्कार में प्रतिलक्षित होते हैं। समझ में आता है कि बचपन से शिक्षा और ज्ञान में जो अंतर सिखाया जाता था वो उसका अहमियत क्या है बड़े होने के बाद समझ में आता है। दो अंतिम सवाल राजीव जी। एक सवाल ये है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नहीं ये सिर्फ एक देखिए स्वतंत्र देश है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, पहले प्रमुख 3 काम आप क्या करना चाहेंगे यदि आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? तो ये कंडीशन अप्लाई। पहली बात तो ये है कि ये कल्पनात्मक, हाँ ये कल्पनात्मक, ये कल्पना वाला ही। मैंने इसलिए कहा कि यदि फर्ज करें कि आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो पहले 3 मुख्य काम आप क्या देखेंगे? प्रदेश के हित में क्या ऐसे 3 मुख्य काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो आपका प्रश्न ऐसा है कि उस पर कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने दायित्व में प्राथमिकता के तौर पे क्या काम करना चाहूंगा, तो सबसे पहले कन्या सुरक्षा, महिला सुरक्षा और उनके शिक्षा दीक्षा, महिला वर्ग का पूर्ण शिक्षित होना और उनकी सुरक्षा संरक्षा, ये प्राथमिकता होगी निश्चित तौर पे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो पूरे प्रदेश में सारे समाज को आपस में जोड़ करके रखने की जो स्थिति है, जिसमें सरकार की बड़ी महती भूमिका होती है, क्योंकि आपको सामाजिक दृष्टि से काम करने के अलावा आपको व्यवहारिक दृष्टि से काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यवहार में जब आप जाते हैं तो आपको दिखता है कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं उच्च वर्गीय। इस गैप को आपको खत्म करना जरूरी है। उसके लिए जो भी कार्यक्रम हो सकता है वो बनना चाहिए, मुझे लगता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का सस्ता होना। शिक्षा सस्ता करना बहुत जरूरी है। मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में किसी भी डिग्री की पढ़ाई हो, आज इतना महंगा हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग जा वही रहे हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था है, या मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग बैंक के माध्यम से लोन लेकर के काम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चा जो अभी कैरियर चालू ही नहीं किया है, उसका जीवन लोन से दबा हुआ है। तो शिक्षा को सस्ता करना, सर्वसुलभ करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इस पे काबू नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक आवश्यकता की जगह विभीषिका का रूप आने वाले समय में ले लेगी। बहुत ही सटीक और बहुत ही मुखरता से आपने हर प्रश्न का जवाब दिया, और आपके जीवन के बारे में भी, आपके राजनीतिक जीवन की जो आदर्श है उनके बारे में भी, संजय भाई जोशी के बारे में भी आपने बहुत मुखरता से बताया। और बहुत सी अच्छी चीजें समझने को, सीखने को मुझे लगता है कि आज के युग में, आज के दर्शकों को मिलेंगी, क्योंकि यूथ के लिए किस प्रकार से धैर्य रख के और पारिवारिक मूल्यों को समेट के आगे बढ़ना जरूरी है, ये साक्षात्कार से पता चलता है। और राजीव जी, आप स्वराज मिशन के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से ये कहना चाहूंगा, युवाओं से और खास तौर से आजकल की नई जो बच्चियां हैं, युवतियां हैं, शिक्षा लें। शिक्षा उनके लिए प्राथमिक है, और शिक्षा का मतलब केवल एजुकेट होना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपने शिक्षा को आत्मसात करें, है ना, आप सीखें, जीवन जीने की कला सीखें, जिसमें नशा का कोई स्थान नहीं हो। हमारे युवा साथी नशा के तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं, उनको नशा से बचना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि युवाओं में एंग्जाइटी बहुत देखने को मिल रही है। उस एंग्जाइटी से बचना बहुत जरूरी है। आपको सहज होना पड़ेगा, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा जीवन में कि आपको देखना क्या है, समझना क्या है।
आपको टेलीविजन में क्या देखना है, आपको यूट्यूब में क्या देखना है, आपको सोशल मीडिया में क्या देखना है। विज्ञान की प्रगति को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को रोक सकते हैं कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और वही आपके भविष्य का प्रबलता से निर्धारण करता है। तो सीधा मतलब है अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप पे नियंत्रण रखना और अपनी सीमाओं को जानना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी राह पर, एक अच्छे लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होंगे। अंत में एक जो हमारी जो पहल है स्वराज मिशन पे, जो द पीपी शो के माध्यम से जो हम इस प्रकार के साक्षात्कार लेते हैं, तो राजीव जी आपको क्या लगता है ऐसे इंटरव्यूज के बारे में? ये हमारी पहल जो है द पीपी शो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप समाज में लोगों के विचारों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, उन विचारों को लोग सुनेंगे तो समझेंगे, और एक ही बात को 10 लोग अलग अलग मुंह से कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। समाज में अच्छी चीजें होनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। राजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आधे घंटे से ऊपर का ये इंटरव्यू है, और मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए और विशिष्ट व्यक्ति के साथ फिर से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।